नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आप सभी का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। चूंकि आपका ये हो सकता है फर्स्ट ईयर हो, मुझसे मुलाकात आपकी पहली हो, या एक वीडियो मैंने और स्टोन की बना रखी थी पूरी। आज वाली क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ब्रेक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको बता दूं जरा कि देखिए, आप सिविल टेक सॉल्यूशन पर हैं और ये आपके हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन आपके सीनियर्स इससे बहुत पहले से लाभ ले रहे हैं। उनकी क्लासेस पेड होती थी फर्स्ट ईयर तक। अभी हम लोगों ने अपना नहीं बनाया था ये चीज़, लेकिन इस बार से वो आपको फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी पूरी टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी, जिसमें मैथ भी आपका चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप, ठीक है ना। तो हमारी बहुत सारी पेड क्लासेस एप्लीकेशन पे जरूर चलती हैं, बट एज वी कैन सी कि हमारा देख रहे हैं आप कि ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को आप थ्योरेट बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल समझ के अवॉइड करते हैं। कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी, समय बताएगा। ये सब्जेक्ट यहाँ डिप्लोमा में पास भी कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 नाइट पढ़ के भी पास कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसका वेटेज इतना बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, फील्ड वर्क में भी और आपके टेक्निकल एग्जाम्स दोनों के लिए ये सब्जेक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहीं से टेक्निकल की आपकी शुरुआत होती है। इसको थ्योरेटिकल समझ के जो लोग अवॉइड किए हैं, बाद में बड़ा परेशान हुए। और सीनियर्स आपकी जिंदगी में ना मील के पत्थर का काम करते हैं, जानते हैं मील का पत्थर, वो जो आपको बताता है आगे क्या होने वाला है। इसलिए सीनियर से कांटेक्ट में रहा करिए अपने, उनसे पूछिए जो थोड़े सुपर सीनियर हो, बल्कि जस्ट सेकेंड ईयर गए हों वो भी उतने नहीं जानते होंगे, बट जो आपसे हो सकता है पास आउट लोग हों, जो कर चुके हों, उनके टच में रहा करिए। वो आपको वो चीजें बताएंगे जो उन्होंने गलतियां की, इसलिए कि वो फेल है या पास है उनके टच में मत रहिए, उनकी गलतियों को ठीक करिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्रिक वाला चैप्टर आज हम लोग पूरी तरीके से। मैं स्टोन पूरा एक लेक्चर में खत्म किया था, पिछला लेक्चर आप चाहें तो देख सकते हैं, पूरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन ब्रिक और सीमेंट आगे के चैप्टर थोड़े लंबे, हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत बोर ना करूं आगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ज्यादा चीजें दे पाऊं। और सीटीएस यानी सिविल टेक सॉल्यूशन में सबसे खास बात यही है कि हम लोग समय कम लेकर के काम ज्यादा करेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा, देखते रहिए। आज का जो टॉपिक है सिलेबस, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। आपका मैं दिखाता इसलिए हूं कि ताकि आपको लगे कि हम लोग भटक नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक कहता है क्या, ब्रिक्स एंड टाइल्स आपका टॉपिक का नाम है। कहीं कहीं ब्रिक ही मिलेगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुक आप कोई भी ले सकते हैं, बुक यदि आप कोई पढ़ रहे हो तो कोई भी बुक लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि क्या ये सब पॉइंट्स जो आपके सिलेबस में है वो उस बुक में कवर है या नहीं है। नहीं भी रहेंगे तो मैं पूरा करवा दूंगा, इसकी गारंटी है। इसलिए लेक्चर देखिए, ठीक है। बाकी मैथ फिजिक्स ड्राइंग वगैरह के लिए भी सारी चीजें हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर से बहुत थोड़ा बहुत पैसा लिया जाता है, इसलिए कि हम लोग का भी खर्चा पानी चले। बाकी आपका फ्री क्लास है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू ब्रिक पहला टॉपिक है। ईंटों का जो इंट्रोडक्शन है, यानी उनका जो इंट्रोडक्शन लेना है आपको कि ईंट क्या है। आप कहेंगे सर हम तो ईंट बहुत पहले से जानते हैं, आप क्या नया बता लेंगे, बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिर कह रहा है रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी ईंटों के निर्माण के लिए। कुछ लोगों को लग रहा हो कि क्लास इंग्लिश में, बेटा आपका सिलेबस इंग्लिश में आया हुआ है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये सिलेबस जो लिख के आता है ना आपके बोर्ड से, वो इंग्लिश में ही आता है, तो मैंने वो सिलेबस खोल रखा है। क्लासेस इसमें पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, किसी भी भाषा के और किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक मेकिंग अर्थ, यानी ईंटों के निर्माण के लिए जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, और उनके क्या गुण होते हैं, उन कच्चे पदार्थों के उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। साथ साथ यानी हम लोग ईंटों को समझे, ईंट में लगने वाले पदार्थों को समझें। फिर पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, यानी ईंटों का निर्माण करना। निर्माण में क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी मिट्टी की तैयारी। मैं हिंदी बताता भी जा रहा हूं आपको, जो मिट्टी है उसको तैयार करना, जिसमें मैनुअल और मैकेनिकल दो मेथड होते हैं। उस प्रिपरेशन, क्ले प्रिपरेशन के बाद उसकी मोल्डिंग करना, उसके बाद मोल्डिंग वगैरह सब कर देंगे। फिर उसके बाद बर्निंग करेंगे। उसकी बर्निंग करने के लिए कुछ भट्ठे प्रयोग में होते हैं, ईंट के भट्ठे, उन भट्टों के बारे में थोड़ी जानकारी। फिर कुछ अलग तरीके की ईंटें होती हैं, जैसे ईंट का साइज क्या है, ट्रेडिशनल ब्रिक क्या है, रिफैक्टरी ब्रिक्स क्या होती हैं, सीएलसी क्या होता है, एएसी, पेवर ब्लॉक्स,
क्ले फ्लाईएस ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स, ओनली लाइन डायग्राम ऑफ क्विंस का मतलब होता है जो भट्ठे ईंट के होंगे ना उनका स्केच बनाना भी आपको आना चाहिए। जो भट्ठे ईंट के आते हैं उनका छोटा स्केच बनाना भी आपको आ सकता है। कम से कम इतने टॉपिक आज क्लियर होंगे, कम से कम इतने टॉपिक आज के क्लास में क्लियर होंगे। आगे के कुछ टॉपिक हो सकता है अगली क्लास में चले जाएं, क्योंकि चूंकि इतना काफी है, तो फिर क्लासिफिकेशन और टेस्टिंग और फिर बाकी चीजों को हम लोग अगले ही ब्रिक के क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। तो 2 क्लास में ब्रिक खत्म करूंगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बोला गया है 12 क्लास में 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अब वन बाय वन जो है हम लोग चीजों को समझते हैं कि क्या है कहानी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें क्या, तो सबसे पहला था इंट्रोडक्शन टू ब्रिक। अब समझिएगा ईंट क्या होती है, सबसे पहले उसकी बात करें यदि हम लोग, तो ईंट क्या होता है। एक आयताकार ब्लॉक होता है, जिसका ब्लॉक का मतलब एक आयताकार ब्लॉक होता है जो मृदा से बना होता है, यानी मिट्टी से बना होता है, जिसका जो रंग होता है वो लगभग लाल दिखता है। वैसे तो ये मैं जनरल ब्रिक का मतलब बता रहा हूँ, इसकी परिभाषा कभी आपसे नहीं पूछी जाएगी कि ब्रिक क्या होता है, लेकिन जो लोग बिल्कुल ना जानते हैं वो जान ले कि भाई ब्रिक क्या होता है। उसमें मुख्य चीज जो ब्रिक में आती है ना, वो उसके डायमेंशन की आती है, ठीक है ना। ब्रिक क्या होता है, एक आयताकार दिखने वाला जो है वो हिसाब किताब है उसका, देखिएगा कैसा दिखता है। तो ब्रिक आपका ऐसा है, सपोज करिएगा इस टाइप से है आपका ब्रिक। जनरल आप जो ब्रिक देखते हैं वो ऐसी होती है। अभी थोड़ी देर में आपको कुछ चीजें और पता चलेंगी जो आप नहीं जानते। और ये ब्रिक आपकी हुई। ब्रिक के ऊपरी सतह पे टॉप सरफेस पर आपको एक गड्ढा दिखता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है, जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है, और उस कंपनी का पूरा नाम या ऐसा जो भी नाम इस गड्ढे में छपा हुआ होता है। यही आप देखते हैं। ईंट का जो ये साइज होता है ना, आपकी ईंटें जो होती हैं, यानी जो ब्रिक होता है, ब्रिक जो होता है ईंट, उसकी अलग अलग तरह की साइज होती है। ईंटें यदि हम लोग सबसे पहले कहें कि आपकी जो साइज अभी दिखाई गई, यानी मानक ईंट जिसको बोलते हैं, मानक ईंट, मानक ईंट यानी इसको स्टैंडर्ड ब्रिक बोलते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ब्रिक में ध्यान दीजिएगा, ये स्टैंडर्ड ब्रिक है जिसकी साइज जो होती है ना, ये 19 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 ही सेंटीमीटर गहरा होता है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड साइज है, क्लियर है। स्टैंडर्ड मतलब मानक है, रिकमेंडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लेकिन एक चीज और जान लीजिए यहां पर ध्यान से, कि ऐसी ईंटें आप देखे नहीं होंगे। जो आप ईंटें देखते हैं ना, वो 9x9 का फेस नहीं दिखाता है। वो ईंट जो होती है उसकी तीनों डायमेंशन अलग अलग होती है, ठीक है ना। मानक ईंट जो होती है उसकी जो साइज होती है वो 19 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहीं पर यदि हम लोग बात करें कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रिक की, कन्वेंशनल यानी परंपरागत तौर से शुरुआत से जो ईंटें प्रयोग में आ रही हैं, उन ईंटों की यदि बात करें तो वो ईंटें कैसी होती हैं, तो वो ईंटें होती हैं, देखिए मैं चाहता तो ईंट का डायग्राम बना के और बवाला डायग्राम आपको दिखा सकता था, बट ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। एक चीज और बताऊं, डायग्राम बना बना के टीचर यदि पढ़ाए तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, बजाय बना के डायग्राम। बना हुआ डायग्राम मैं अभी बोर्ड पे ला दूंगा, आपको दिख जाएगा। जानते हैं बना हुआ डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा रहता है, मैं जब आपको बना के दिखाता हूं तो वो डायग्राम आप एग्जाम में याद रख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम जो बनाने नहीं होंगे उनको तो मैं दिखा दूंगा आपको, वो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डायग्राम आपको अपने हाथ से बनाने होते हैं मैं उनको आपको अपने साथ साथ दिखाता रहूंगा, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो ईंट आप देख रहे हैं वो मानक है, लेकिन जो आप घरों में आप ईंट देखते हैं ना, उसकी साइज जो होती है वो 23 सेंटीमीटर गुणा 11.4 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर होता है। यानी उसकी साइज थोड़ी सी डिफर होती है, वो पिचका हुआ होता है, यानी एक साइड चौड़ा एक साइड पतला होता है, बाकी लंबाई तो जो रहती है वो रहती है। तो ये जो वो ईंटें हैं जिनका प्रयोग आप शुरू से घरों के अंदर करते आ रहे हैं, जिनको मानक नहीं बल्कि उनको परंपरागत ईंटें कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, परंपरागत, परंपरागत ईंटें। हालांकि इन ईंटों की साइज भी जगह जगह बदलती रहती है, मतलब कहीं पर बड़ी बड़ी ईंटें मिल जाती हैं, कहीं थोड़ी छोटी ईंटें मिलती हैं।
तो ये है परंपरागत ईंटें, जबकि ये कौन सी ईंटें हैं, मानक ईंटों की साइज कभी नहीं बदलती। बात समझ में आ रही ना। तो ये ईंट हुआ। ईंट में जो ये ऊपर गड्ढा बना रहता है ना, ये गड्ढा थोड़ा सा गड्ढा ईंट में धंसा रहता है। इस गड्ढे की साइज जो होती है मानक ईंट में, वो होती है 10x4x1 सेंटीमीटर। कहीं कहीं 2 सेंटीमीटर भी गहरा हो सकता है, जनरली 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये गड्ढा थोड़ा सा ऐसा बना रहता है, 10x4x1 सेंटीमीटर का ये गड्ढा बना रहता है। इस गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गड्ढे को, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिल्ला। ईंट का क्या बोलते हैं, दिल्ला। ऊपर दिल्ला बना रहता है। दिल्ले का काम क्या होता है, जब भी ईंट को हम दीवार में रखते हैं ऐसे ना, दूसरी ईंट इसके ऊपर रखते हैं तो मसाला भर देते हैं कि आपस में जुड़ जाए, लेकिन अच्छा रहेगा ना कि जब रखें तो मसाला इसके अंदर भी थोड़ा भर जाए, ताकि ईंटें एक दूसरे पर सरके ना, यानी स्लाइडिंग ना। यानी ये की का काम करता है। यानी फ्रॉक का क्या काम होता है ईंट के अंदर, वो एक की का काम करता है। फ्रॉक की साइज क्या होती है, ये साइज होती है, ठीक है ना। तो ये हुआ ब्रिक के बारे में बात, मानक ईंटों का। जानते हैं जब आप एक ईंट को दीवार में प्रयोग करते हैं, ईंट को जब आप दीवार में प्रयोग करते हैं तो उस ईंट की जो साइज होती है ना, वो जो हम बढ़ी हुई महसूस होती है। जैसे एक ईंट को आप ऐसे रखें, ठीक है, मान लीजिए 19 है, फिर दूसरी मसाला बीच में भरे, फिर एक और ईंट रखे, फिर ये भी 19, फिर ये एक और ईंट रखे, ऐसे ये 19 की ईंटें आप लंबाई में मानक वाली ईंटें रखते जा रहे हैं। जानते हैं बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती, इसलिए इसका प्रभावी रूप से जो साइज आता है ना, वो बीच से बीच का लिया जाता है एक ईंट का साइज। इसी तरीके नीचे से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना, क्योंकि मसाला जो इनके बीच में भरा जाता है वो 1 सेंटीमीटर का भरा जाता है, तो इसलिए ईंट आप इधर से आधा लेती है, इधर से आधा लेती है, मतलब 1 सेंटीमीटर का आधा आधा, यानी 19 का आधा लेंगे तो 19.5 और 20, यानी जब इसी का जो मानक साइज होता है उसका नॉमिनल साइज लेंगे, नॉमिनल साइज। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, नहीं, अभी आप जानते जाइए। सॉरी। तो ये जो साइज नॉमिनल वाली हो जाती है वो 19 से आधा आधा सेंटीमीटर हर तरफ से बढ़ता है, तो 19 वाला हो जाता है 20 सेंटीमीटर, और दो 9 जो थे वो होते हैं 10 गुणा 10 सेंटीमीटर। ईंट वास्तव में इस साइज की नहीं होती है, वो इस साइज से नॉमिनेट की जाती है, उसको नाम दे दिया जाता है कि ये 20-10-10 की है। ईंट का जो नामांकित साइज है या दिया गया साइज है वो 20-10-10 है, और जानबूझ के असल में 19 का बनाते ही है ताकि वो फिट होके 20 हो जाए। बात समझ आ रही है। इसलिए ईंट की मानक साइज है जो वो है, लेकिन उसको जब हम लोग दीवार में लगाते हैं तो उस समय उसकी साइज 20 मान ली जाती है। क्लियर है सभी को बात, ठीक है। तो ब्रिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहां से मिली। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा और टेक्निकल बातों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जोड़ते हैं। देखिए पहले ब्रिक का इंट्रोडक्शन था, पहला टॉपिक यदि आप सिलेबस में ध्यान से देखें तो क्या था, इंट्रोडक्शन टू ब्रिक हमने दे दिया। अब रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मैं दिखा दिखा के इसलिए पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें लगे कि तुम प्रोफेशनल से पढ़ रहे हो, ये कोई कुछ भी बोलने वाला केस नहीं है। टू द पॉइंट बात करेंगे, सारी बात करेंगे। अब बात किया कि ब्रिक का ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग बात करते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ ब्रिक के बारे में, यानी ब्रिक में जो रॉ मटेरियल्स प्रयोग होते हैं उनके बारे में भी। रॉ मटेरियल्स यानी अभी बताऊंगा हिंदी में भी, इसका नाम मैं दोनों में लिखूंगा, मटेरियल्स फॉर ब्रिक्स, रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिक्स, यानी ईंटों के लिए कच्चे पदार्थ, ईंटों के लिए कच्चे पदार्थ। जानते हैं हर चीज, जितने भी निर्माण पदार्थ आप देखते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग में, निर्माण पदार्थ का मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण पदार्थ यानी जितने भी बनाने में चीजें प्रयोग होने वाली हैं वो सारे मटेरियल जो होते हैं ना पृथ्वी पर ही उपस्थित चीजों से बनते हैं। मालूम है पृथ्वी पर सबसे भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, जो हमारी ऊपरी सतह पृथ्वी की, जिसको आप मिट्टी कहते हैं ना, उस मिट्टी को समझिए। जिस दिन आप मिट्टी को समझेंगे, उसके व्यवहार को समझेंगे, उसके लिए खैर अभी आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको बच्चों की तरह खिलाया जा रहा है, इसमें पहले सेमेस्टर में आपको बच्चों की तरह खेलने के लिए सब दिया जा रहा है। आगे जब चीजें बढ़ेंगी, और यहाँ केवल मैथ, रीजनिंग और ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं आपको कि आपको टक से समझ में आ जाए। इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जिसको गहन गहन करके सुनना और अपनी तसरीह को टिकाना छोड़िए। सबसे पहली बात, टिकटॉक का वीडियो नहीं है जो 15 सेकंड में चला जाएगा।
अपने आप को रोकना सीखिए। जिस दिन आप लगातार 1.5-2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़ना सीख गए ना, तो समझिए उस दिन आपके अंदर क्षमता आ जाएगी किसी भी समस्या को हल करने में। तो पहले तो टिकना सीखिए, नहीं तो आज भागे तो फिर भागे, ये चीज जान लीजिएगा, हमेशा भागे। पृथ्वी पर जमी हुई जो मिट्टी होती है उसमें भारी मात्रा में एल्यूमिना और सिलिका। आप कहेंगे सर ये सब क्या होता है? देखो मैं शॉर्ट में, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बेसिक बात है जो सबको जाननी चाहिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह में, वैसे मैं पृथ्वी को डिफाइन करूंगा तो बहुत अंदर चले जाऊंगा, दिक्कत होगी। सबसे ऊपरी सतह में सबसे भारी मात्रा में आपका, देखो पृथ्वी पे ना, जैसे कभी तुमने लोहे पे जंग लगते हुए देखा है, लोहा है उस पर जंग लगता है ना, तो उसमें से जंग जंग ऐसे निकलता है, ऐसे रस्ट टाइप का निकलता है। रस्ट, रस्ट मतलब समझते हैं, लोहा ब्राउन कलर के पाउडर में बदल जाता है, भूरे भूरे से, और वो फिर खत्म। लोहे में यदि जंग लग जाएगा तो कुछ दिन बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा। यानी एक धातु जिस पर जंग लगती है, ऑक्सीजन से जो क्रिया करता है, वो ऑक्सीडाइज होकर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। इसी तरह पृथ्वी की सतह पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन का ऑक्साइड भी पाया जाता है भारी, मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बात कर रहा हूं, ये सब पाए जाते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो ईंटों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कौन कितना रहेगा तो एक अच्छी ईंट बनेगी, उस पर भी बात करनी है। तो एक चीज जान लो, पृथ्वी पर भारी मात्रा में आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी Al2O3 पाया जाता है, एल्यूमिना जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। मैं बार बार अब यही नाम लूंगा, एल्यूमिना, एल्यूमिना। सिलिका कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा, सिलिका यानी इसको बोलते हैं हम लोग सिलिकॉन का ऑक्साइड, सिलिका। इसी तरीके से आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, साथ में मैग्नीशियम का ऑक्साइड, साथ में आपके कैल्शियम का ऑक्साइड, ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन सारे पदार्थों में एक ही कोई चीज नहीं रहेगी, किसी की मात्रा कम, किसी की मात्रा ज्यादा, ऐसे रखी जाती है। तो ईंट बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसमें कौन कितना होता है, कच्चे पदार्थ मतलब रॉ मटेरियल, उसके बारे में यदि हम लोग समझें तो इन्हीं सब से मिलकर बनेगा। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का मतलब होता है लवण, जो कहीं ना कहीं ज्यादातर मामलों में कंस्ट्रक्शन मटेरियल को नुकसान ही करते हैं। ये पृथ्वी में ऐसे ही पाए जाते हैं, इनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैं अच्छी चीज लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए खराब है। तो यदि ईंट के लिए कच्चे पदार्थों का लिस्ट बनाया जाए तो सबसे पहली मात्रा में इसमें आता है सिलिका, क्योंकि ये भले पृथ्वी पर उतना नहीं है लेकिन ईंट में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो सिलिका, सिलिका ईंट में लगभग 50 से 60% ऑक्युपाई करता है। कौन? सिलिका अकेले। ईंट में सिलिका की मात्रा, जो ईंट होती है, सिलिका समझते हैं ना क्या है? अच्छा सबके गुण भी मैं बताता हूँ। सिलिका जो जो सिलिकॉन के ऑक्साइड से बना है, उसके अंदर ना जब आप सिलिका को छुएंगे हाथ से तो बालू समझिए, उसको बालू समझिए सिलिका को, उसमें कोई कोहेशन नहीं होता, वो उसके पार्टिकल आपस में चिपकते नहीं है। ऑन द अदर हैंड यदि आप दूसरी बात कर लें एल्यूमिना की, एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना जानते हैं क्या करता है? इसके अंदर चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। चिकनी मिट्टी जो होती है ना, उसका गुण होता है वो आपस में क्या होती है, चिपकती भी है, और साथ साथ वो बांधने का, यानी किसी चीज को गूंथना है ना, खिलौना बनाना है, ईंट बनानी है, तो जो इनिशियली गूंथने का काम करता है वो Al2O3 यानी एल्यूमिना करता है। एक चीज और जान लीजिएगा, तो Al2 का परसेंटेज होता है 20 से 30%। तो कहेंगे सर इतना ज्यादा बालू क्यों ईंट में डाले हैं? देखो मजबूती बालू ही देता है। यदि केवल चिकनी मिट्टी का तुम कोई चीज बनाओगे तो वो पक के कड़ा तो हो जाएगा, जैसे हांडी बन जाएगी। हांडी समझते हो क्या होता है? कभी देखे हो काम उनको, जिसमें पानी रखते हो, उसमें तुम उसको मारोगे ठक से टूट जाएगा। ईंट जल्दी नहीं टूटती। अंतर क्या होता है दोनों में? देखो मिट्टी वाले में चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है लेकिन ईंट में बालू का परसेंटेज ज्यादा होता है। बालू के कणों को पिघलाया जाता है, ठीक है ना, बालू के कणों को पिघलाया जाता है, क्लियर है ना? तो ईंट के अंदर ये चीज। तीसरी चीज ईंट के अंदर क्या होती है? देखो मैं हूं एनसाइक्लोपीडिया, तुम जितना सुनोगे मैं बोलता जाऊंगा, और यकीन मानो यदि तुम आज सजगता से इस लेक्चर को सुन रहे हो तो एक समय पर तुम तोप बन के निकलोगे। तोप समझते हो? तोप बन के निकलोगे। आज किताबों को थ्योरी की तरफ पढ़ गए ना तो तुमको वो मजा नहीं आएगा जो इस लेक्चर से तुम्हें आ जाएगा। खाली बैठ के सुनते जाओ, राम कहानी की तरह सुनो, कोई नोट्स मत बनाओ, पहले सुन लो, नोट्स वोट्स बाद में बनाना। एग्जाम टाइम में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। एग्जाम टाइम में तुम्हारे मैं साथ रहूंगा, वहां पे एग्जाम के एक दिन पहले तक 1 नाइट फाइट भी कराऊंगा, ठीक है ना? तो Al2O3 हो गया आप। और उसके बाद तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट में आती है वो आता है
लाइम। लाइम का मतलब होता है, मैं नाम लिखता जाऊं जरा, सिलिका के बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे एल्यूमिना, केमिकल फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। और यहाँ पर फिर आ जाता है लाइम। लाइम कितना होता है, केवल 2 से 5% होता है लाइम। सब करेंगे क्या, अभी मैं 1 बाय 1 सबका प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। प्रॉपर्टीज भी बता, लाइम हो गया। लाइम के बाद आपका आता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद आपका आता है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। और उसके बाद आपका आता है सॉल्ट्स, ठीक है ना। इनका क्या, आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, 3 से लेके 6%। मैग्नीशिया की मात्रा लगभग 1%, 1 to 2% आप इसको कह सकते हैं। और ये लेस देन 1, यानी 1 से ज्यादा कभी भी नहीं, इनका ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है भी तो 1% से ज्यादा नहीं। अब इनके एक एक की प्रॉपर्टी को आप समझते जाइएगा, प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, जो सिलिका होती है ना, वो ईंट के अंदर क्या करती है, देखियो कभी तुम बालू को लेके गूंथ करके उसका शेप बनाओ बालू को, तो वो शेप बिगड़ता नहीं है, वो शेप बिगड़ता नहीं बालू का। लेकिन जब मिट्टी का बनाओगे, चिकनी मिट्टी का, तो जब उसको गर्म करोगे, पकाओगे ना, तो वो ऐंठता है, सिकुड़ता। अच्छा एक काम करो, चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ, चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ, कुछ देर बाद जब वो सूखता है ना, तो वो क्रैक क्रैक बनाएगा, फटेगा। जबकि बालू को करो तो बालू के अंदर सिकुड़ने का गुण नहीं है। तो ईंट के शेप को रिटेन करना, इसका मुख्य काम क्या होता है, शेप रिटेंशन, शेप रिटेंशन एंड स्ट्रेंथ। यानी इसका मुख्य काम क्या होता है सिलिका का, ईंट के आकार को बनाए रखना और उसको मजबूती प्रदान करना। मैं हिंदी बोलता जा रहा हूं, वही जो इंग्लिश में लिख रहा हूं उसका हिंदी में बोलता भी जा रहा हूं। ईंट के आकार को बनाए रखना और उसको मजबूती प्रदान करने का काम सिलिका करता है। ऑन द अदर हैंड सिलिका इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, सिलिका सॉरी एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। एल्यूमिना क्या करती है, प्लास्टिसिटी देती है इसको। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर बांधने का गुण आ जाता है। मतलब आप बालू को नहीं गूंथ पाएंगे, बालू में थोड़ा चिकनी मिट्टी मिला दीजिए, चिकनी मिट्टी का समझ के आप मुल्तानी मिट्टी समझिएगा, तो वो बालू को गूंथ करके ईंट का आकार देने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है लाइम। लाइम का मतलब होता है, जानते हैं क्या करता है, जब इन दोनों को ही मिला के आप ईंट बना देंगे, फिर पकाएंगे ना, तो ईंट पहले तो धीरे धीरे गर्म होकर सूखेगी, पकती तब है जब जो ईंट के अंदर बालू है ना, वो बालू के कण पिघल जाए। बालू के कण को पिघलने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उतना तापमान पर ईंट न पके, कम ही जल्दी ही पिघल जाए, वो तो चूना उसको जल्दी पिघलाने का काम करता है। इट एक्ट्स लाइक फ्लक्स, इट एक्ट्स एज फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या होता है, गालक। यानी सिलिका पार्टिकल्स को कम तापमान पर पिघलाने का काम करता है। कौन, चूना सिलिका पार्टिकल्स को कम तापमान पर पिघलाने का काम करता है। आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड कहेगा इम्पार्ट 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 कलर टू द ब्रिक, कलर टू द ब्रिक। यानी ईंट को लाल रंग जो मिलता है ना, लाल रंग जो मिलता है ना, वो कौन देता है, आयरन ऑक्साइड। लोहे का जब जंग लगता है देखो, वो ब्राउन ब्राउन सा निकलता है, ईंट को लाल रंग देने का काम कौन करता है, आयरन ऑक्साइड। जब मैग्नीशिया फिर क्या करेगा, मैग्नीशिया दो का, अच्छा ये आयरन ऑक्साइड कलर देने के साथ साथ थोड़ा सा फ्लक्स का भी काम करता है। मैग्नीशिया में भी आप जान लीजिए कि मैग्नीशिया भी जो थोड़ा फ्लक्स, थोड़ा सा गलाने का काम भी, प्लस येलो कलर, यानी एकदम डार्क डार्क रेड से येलो जब मिलता है ना, तो लाइट रेड, चेरी रेड बनता है, प्लस येलो कलर। ये दो काम कौन करता है, ये करता है मैग्नीशिया। समझ में आ रही बात ना। और लास्ट में इनका कोई काम नहीं है, ये ना रहे तो बेहतर है, अगर रहेंगे तो ये क्या जनरेट करते हैं, इफ्लोरेसेंस जनरेट करते हैं ईंट के अंदर। इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, उत्फूलन। कभी जानते हैं ईंट को, जब आप कभी कभी ईंट का मकान देखे होंगे कि ईंट ऐसे बना हुआ है, दीवार नीचे हल्का फुल्का नमी है, और नमी से वहां की ईंट में सफेद सफेद धब्बा लग के झड़ के एक पैर से ऐसे मार दो तड़ाक से, तो ईंटी क्या हो जाए, नीचे से दीवाली टूट जाए। तो वो ईंट जो झड़ जाती है सफेद धब्बों के रूप में, वो वजह होती है उसकी क्या, ईंट में पाया जाने वाला सॉल्ट। यानी यदि ये पोटास या जो क्षार है वो सब पाए जाएंगे ना, वो ईंट को क्या करेंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, बाद में
पहले शुरू में मजबूत रहेगी, लेकिन जैसे ही वो घर मकान में यूज की जाएगी वो खराब हो जाएगी। बात समझ। तो ये थे ईंट में पाए जाने वाले रॉ मटेरियल, उनके गुण और उनका मुख्य काम, यानी ये थे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, और ये इनका मेजर वर्क। मेजर वर्क मतलब मुख्य काम, मेजर वर्क मतलब हुआ मुख्य काम। क्लियर है पूरी बात? मेजर वर्क मतलब हुआ मुख्य काम। उनके मुख्य कामों की लिस्ट में बता रहा हूं। ये तुम्हारा जो लेक्चर तुम देख रहे हो, तुमको समझ में तो आ ही रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, यदि तुम सस्टेन करके बैठे हो तो। लेकिन एक समय पर तुम, मैंने कहा ना कि ये सब जूनियर इंजीनियर आज से तुम यदि पढ़ लिए तो तुम निकलोगे तो तुम्हें इंजीनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता, बस इतना जान लो। वो किताबों की भाषा जो लोग नहीं पढ़े हैं उनसे कभी बात कर, तुम एक काम करो, एक लेक्चर तुम पढ़ लो, फिर जो अपने से किताब से पढ़ा है उससे जाके बात करो, दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें पता चला कि ये सारी चीजें ईंट के अंदर होती हैं और इनके यही मुख्य काम है। ईंटों की साइज पर बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या बचता है? अगला टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग होगा। जाहिर सी बात है, देखो, रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक, मतलब वो जो उसके अंदर ब्रिक अर्थ है, ब्रिक अर्थ का मतलब होता है ईंट मृदा, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ लिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पर पहुंचते हैं, फिर क्ले के उस पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग की जब बात करते हैं तो हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, देखो, बनाना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण करना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों का निर्माण, ईंटों का निर्माण, ठीक है ना, ईंटों का निर्माण। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना चाहिए, बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है ईंट बनाते समय, ठीक है ना। देखिए, जब आप ईंट बनाने के लिए मिट्टी का चयन करने जाएंगे, जब मिट्टी का चयन करने जाएंगे तो आप ईंट का थोड़ा सा लीजिए मिट्टी, उसके बाद उसमें पानी मिला के गोला बनाइए। जब गोला बन जाता है ईंट का जब गोला बन जाएगा ना, तो गोला बनने के बाद आप देखिएगा जरा कि थोड़ी देर सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए उसको, ठीक है। जैसे भट्ठा जहाँ होता है ना, उसके अगल बगल देखते हैं वो भट्ठा लगाने, जानते हो, किसी के भट्टे की मिट्टी ईंट बड़ी अच्छी रहती है, किसी के भट्टे की ईंट बड़ी खराब रहती है। तो किसके यहाँ से ईंट लें हम, ये बताइए, किसके यहाँ से ईंट लें? तो उसको चुनने का देखो तरीका ये होता है कि आप जाके ईंट का टेस्ट कर लो। तो चलो तुम गए ईंट लेने, तुमने कहा रहा ये ईंट सही नहीं, हम यहाँ की ईंट नहीं लेंगे, उसका तरीका तो मैं अभी बताऊंगा, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो भट्ठा मालिक है, वो जब भट्ठा बना रहा था, यदि उसी समय वो ईंट का बनाने से पहले वहां की मिट्टी का जांच कर लेता तो उसकी ईंट रिजेक्ट नहीं होती। यानी दो काम है यहाँ पे, एक तो ईंट का टेस्ट करना, जो कि हम लोग खरीदते समय टेस्ट करते हैं ईंट को, इंजीनियर्स लोग। लेकिन यदि भट्ठा मालिक अपना ईंट अच्छा चाहता है तो वो उस मिट्टी का ही टेस्ट कर ले जिससे ईंट बन रही है। तो जो मिट्टी होती है उसका टेस्ट करने का तरीका है, मिट्टी को लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिला के उसका गोला बनाइए, गोला बनाने के बाद उसको सूखने दीजिए। यदि सूखने के बाद देख रहे हैं कि उस गोले को दबाए, हाथ से ऐसे दबाए और वो टूट गया, यानी उसमें बालू यानी सिलिका ज्यादा है, देखो बालू का गेंद टूट जाएगा। लेकिन यदि सूखने के बाद वो बहुत ज्यादा कड़ा है, टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो चिकनी मिट्टी था जो हार्ड हो गया। चिकनी मिट्टी हार्ड हो जाती है, कड़ा हो जाता है चिकनी मिट्टी। बालू पिघल करके बाद में कड़ा होगा, चिकनी मिट्टी ऐसे हल्का से सूखेगी, कड़ा हो जाए। बात समझ रही ना? यानी अंतर क्या हुआ दोनों में, आपने समझा क्या पूरी बात? पहली बात, यदि फटाक से टूट गया हाथ के प्रेशर से तो उसमें सिलिका ज्यादा हो गई, और यदि सूख रहा है, कड़ा भी हो रहा है, साथ साथ में उसमें महीन दरारें फट रही हैं, तो उसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा है। यदि उस बॉल को सूखते समय उसकी सतह पर सफेद सफेद से धब्बे दिखाई दे रहे हैं, सफेदी सफेदी से उगी हुई दिखाई दे रही है, तो समझ जाइए उसके अंदर एक्सेस सॉल्ट। यानी उस ईंट को, कलर को देख करके, उसका टेक्सचर को देख करके आप लगा सकते हैं कि इस मिट्टी से जो ईंट बनाएंगे वो सही बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्लियर है पूरी बात? अब एक चीज को यहां पर समझिएगा, यहां पे पूरी बात को, कि अगर हम लोग ईंट बनाने चले तो हम लोग किस तरीके से ईंट का तैयारी करा जाए, कैसे शुरुआत में क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए। तो आप एक चीज जान लीजिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में आपने चुन लिया कि हाँ हमको जो है इसी ईंट से, इसी मिट्टी से ईंट बनानी है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कुछ प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। यानी यदि हम मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो चार्ट बोलें, फ्लो चार्ट एक मिनट के लिए हम लोग देख लेंगे। अच्छा एक चीज जानिए, फ्लो चार्ट क्या होता है?
ये हर जगह आपको मिलेगा। किसी काम को होने की जो क्रमबद्ध तरीका है उसको यदि एक चार्ट के रूप में दिखाया जाए तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे यदि हम सबसे पहले बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में क्या होगा, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक ये फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। यानी पहला चार्ट में जो पहली प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी को तैयार करेंगे ना, मिट्टी को तैयार करने के बाद, अच्छा इसमें कई चीजें हैं मिट्टी को तैयार करने में, मैं इनको ऐसे बांट दे रहा हूं कि मिट्टी को तैयार करने में कई चीजें हैं, लेकिन उस तैयारी के बाद मिट्टी तैयार हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे उस पर भी बात हम लोग अभी करेंगे, ठीक है ना। मिट्टी को तैयार होने के बाद, प्रिपरेशन ऑफ क्ले के बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा आपका, मिट्टी तैयार हो गई ना, गुथाई उठाई करके सब अभी बताएंगे कि मिट्टी को तैयार करने में क्या क्या होगा। फिर उसके बाद होगा आपका मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब मिट्टी को लेके सांचे में डाल करके ढालना, यानी इसको कहते हैं हम लोग मोल्डिंग, यानी ईंट की ढलाई। सबको यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है ना। मोल्डिंग, मोल्डिंग करने के बाद यानी ईंट को ढाल लिए हम लोग, अब उसकी करेंगे हम लोग क्या, ड्राइंग। सुखाने के बाद, ईंट को सुखाने के बाद हम लोग लाएंगे और कराएंगे लास्ट में इसकी बर्निंग, यानी इसको बोलते हैं पकाना। देखो ड्राइंग मतलब सुखाना, बर्निंग मतलब पकाना, ठीक है ना। ये चीजें ईंट के अंदर होती हैं, चार मुख्य प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये इतनी छोटी नहीं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये चार मुख्य प्रक्रियाओं में प्रिपरेशन ऑफ क्ले करते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो चीज होती है, मैं हिंदी में बताता जाऊंगा इसको, पहला चीज जो पहला स्टेप, मिट्टी तैयार करने में कई चरण है, इसमें सबसे पहला है अनस्वाइलिंग। मैं अभी सब समझाता हूं। अनस्वाइलिंग, देखो स्वाइल का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है ना। पहले नाम लिखूंगा फिर समझाऊंगा। अनस्वाइलिंग पहला काम करेंगे। दूसरा हम लोग करेंगे डिगिंग, डिगिंग। तीसरा काम हम लोग करेंगे इसमें, एक्चुअली कम से कम 5-6 काम करते हैं फ्लो चार्ट में। तीसरा काम जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे वेदरिंग। अभी सब समझ में आएगा, अभी भले ना समझ में आ रहा हो लेकिन थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। फिर आपका आ जाता है वेदरिंग के बाद में, मैं हिंदी नाम लिखूंगा ना तो वो कंफ्यूजिंग नाम है, अभी मैं बताता हूं। वेदरिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्लेंडिंग। इसमें ना डिगिंग एंड क्लीनिंग साथ में कर दीजिएगा, 2 स्टेप इसमें कर दीजिएगा, ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है टेम्परिंग, टेम्परिंग, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा, मिट्टी लिए कहीं से, हाँ यहां की मिट्टी का ईंट बनेगा, ठीक है ना। पहले ऊपर की 15 सेंटीमीटर की लेयर खोद के हटा दो, हटा दो। क्यों, देखो टॉप मोस्ट जो ईंट का जो सबसे ऊपरी सतह होती है मिट्टी के ना, उसमें ना घास फूस जमा रहता है, उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उसका जब ईंट बनाएंगे ना, मान लो उसमें घास फूस था, सब ईंट बन गई, मोल्ड कर दिए, जल गई, अंदर की घास फूस तो जल जाएगी, तो अंदर से ईंट हल्का खोखलापन आ जाएगा उसके अंदर, उससे क्या होता है ईंट की मजबूती प्रभावित होती है। इसलिए ऊपर की कुछ लेयर को हटाना अनस्वाइलिंग कहलाता है, ऊपर की कुछ लेयर को हटाना अनस्वाइलिंग कहलाता है। बात समझ रहे हैं, अनस्वाइलिंग को कह सकते हैं आप कि इसमें, अब इसका हिंदी नाम क्या होगा बताइए, सॉइल को ऊपर से हटाना इज कॉल्ड अनस्वाइलिंग, ठीक है ना। तो आप इसका हिंदी नाम अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो चरण में लिखेंगे आप ऊपरी मृदा परत को हटाना, ऊपरी मृदा परत को हटाना अनस्वाइलिंग। दूसरा है डिगिंग एंड क्लीनिंग। डिग मतलब खोदना, खोदना और सफाई करना, यानी जब परत को हटाएं तब नीचे की मिट्टी को खोदें और फिर उनको साफ कर लें, उसमें से ढेले डाले कंकड़ वंकड़ हटा लिए, साफ हो गया। अब वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है इनको मौसम में खुला छोड़ना, ताकि इनके अंदर हवा का प्रयोग, जो मिट्टी नीचे दबी रहती है ना उसके अंदर बहुत सारी अनवांटेड चीजें होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो चीजें हवा के संपर्क में आके ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो जाती हैं, तो उसको कुछ दिनों के लिए 2, 4, 5, 10 दिन के लिए छोड़ देना, जिससे वो वेदर्ड हो जाए, वेदर्ड मतलब मौसम के प्रभाव में आ जाए। फिर उस मिट्टी की ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब समझते हैं, कोई चीज कम ज्यादा यदि लग रही है तो उसमें डाल करके, कभी कभी बेसन लेकर के सत्तू बनाए ऐसे, प्याज व्याज डाल करके, कभी आप लोग बाटी वाटी बनाए, तो उसमें डाल करके इस टाइप से वर्टिकली उछालना, ब्लेंडिंग करना, ताकि उसमें सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो मिक्स हो जाए मिट्टी में। हो गया मिक्स।
इसको कहते हैं ब्लेंडिंग। उसके बाद डालेंगे टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब होता है इसको गूंथना, पानी डाल के गूंथना। गूंथने के लिए टेम्परिंग को आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, इस टेम्परिंग को आप मैनुअल भी कर सकते हैं, या फिर एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं पग मिल। पग मिल में गूंथाई होती है। गूंथाई समझते हैं, किसी चीज को गूंथने की क्रिया। नहीं समझे कैसा, तो जरा देखिए कैसा होता है पग मिल। देखिए आपके सामने, ये आपके सामने पग मिल है, ठीक है ना। देखो इसमें ड्राइविंग गियर लगा है, प्रोसेसिंग स्क्रू लगा है ना, ये पूरा ऐसे ऐसे घूमता है। मिक्सर देखे हो ना, मिक्सर और ब्लेंडर तो तुम सभी यूज किए हो, बड़ा सा मिक्सर, ठीक है ना। इसमें देखो क्ले फीड है, यानी यहां से आप मिट्टी डालेंगे, इसके अंदर मिट्टी डाला जाएगा। इसमें देखो वर्टिकल बैरल मिक्सर्स लगे हुए हैं, ब्लेड लगी हुई है, यहाँ पे देखो यहाँ ब्लेड दिखाया गया। उसके बाद आप ये इस तरीके से घूमेगा। जब ये घूमेगा ना तो ये घूम के नीचे गिरेगा, फिर यहां से ड्राइविंग पुली है, और ये पुली से यहाँ पर मिट्टी क्या होगी, बाहर निकलती जाएंगी। एक्सट्रूडिंग मोल्ड है, यानी यहाँ से मिट्टी जो है बाहर निकलती है। गूंथ करके एकदम टेम्पर्ड होके मिट्टी यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती जाती है। तो क्या मेरी बात समझ में आई? ये है पग मिल। पग मिल टेम्परिंग का काम करता है, कच्ची मिट्टी को गूंथने का काम करता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहाँ पे तो उसके बाद चलिए टेम्परिंग आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, अगली चीज मोल्डिंग। मतलब इतनी सारे काम करने के बाद मोल्ड में ईंटों को भरना। सांचा होता है, सांचा जनरली आप देखे होंगे, ईंट जितनी बड़ी रहती है, सांचा ऐसे खाली बक्सा टाइप से आपको बना हुआ दिखेगा, ऐसे खाली सा सांचा ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। ऊपर से खाली रहता है, इसमें इसके ऊपर इसके अंदर धंसाने के लिए एक ऐसे प्लेट लगी होती है, और इसके अंदर गड्ढा, ऐसे गड्ढा नहीं रहता है बल्कि उभरा हुआ रहता है, ऊपर ऐसे उभरा हुआ रहता है। इसको हम लोग ऐसे पकड़ के ले जा किसी में धंसाते हैं। पहले मिट्टी भरेंगे, मिट्टी भरते समय इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा लेना चाहिए, ताकि जब निकाले ईंट को बाहर, तो निकालते समय ना, ध्यान समझिएगा, निकालते समय इसको बाहर वो चिपके ना उसमें। एक चीज ध्यान रखिएगा, मोल्डिंग केवल सांचे से नहीं की जाती है। अब अगर हम मोल्डिंग की बात करें तो मोल्डिंग होती है मुख्य रूप से दो तरीके की। मोल्डिंग कैसी होती है, मुख्य रूप से दो तरीके की। एक होती है हैंड मोल्डिंग, यानी हाथ से, और एक होता है मशीन मोल्डिंग। एक होता है मशीन मोल्डिंग। अब एक चीज और यहां पर समझिएगा, हैंड मोल्डिंग में होता क्या है, यहाँ पे हैंड मोल्डिंग में दो तरीके और बात लीजिए। एक होता है टेबल मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग, और एक होता है टेम्परिंग। समझ में आ गया ना, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। एक टेबल मोल्डिंग होता है, और एक होता है आपका ग्राउंड मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग यानी यदि आप, मैं समझाता हूं मैं थोड़ी देर में। तो देखो, हाथ से यदि तुम ऐसे मिट्टी को भर रहे हो, उसमें ऐसे दिल्ला बना के फिर उसको निकाल रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका टेबल मोल्डिंग हो गया, फिर आपका ग्राउंड मोल्डिंग हो गया, ठीक है। अब देखो, टेबल पर बैठ के यदि तुम यही हाथ वाला कुछ लोग ऐसे खड़े होकर टेबल पे काम करते हैं, तो उसको टेबल मोल्डिंग बोलते हैं। माने मोल्डिंग का काम, जो मोल्ड मतलब सांचे में डालना, मोल्ड मतलब ढालना, मोल्डिंग मतलब इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ढालना। इसको क्या बोलेंगे, सुखाना। और इसको क्या बोलेंगे, पकाना या जलाना, पकाना, ठीक है ना। मिट्टी तैयार करना, इसका हिंदी क्या होगा, मिट्टी तैयार करना, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज जान लो, एक एक चीज को, कि हमने बोला कि टेबल मोल्डिंग कर सकते हैं या ग्राउंड मोल्डिंग कर सकते हैं। और इन हैंड मोल्डिंग को यदि आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप पानी का प्रयोग कर रहे हैं, पानी मतलब जो सांचा है उसमें यदि पानी डालें, तो उसको आप कहेंगे उस समय स्लोप मोल्डेड, स्लोप मोल्डेड, ठीक है। या फिर अगर कुछ लोग पानी की जगह पर अगर बालू भी छिड़क दें चारों तरफ, सांचे के चारों तरफ बालू छिड़क दें, तब भी मिट्टी डाल के ना निकल जाएगा, बालू सरक जाता है, कोहेशन तोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सैंड मोल्डेड, सैंड मोल्डेड। बात समझ आ रही ना। अब यहां पर बात करें यदि हम लोग मशीन मोल्डेड की, मशीन मोल्डेड क्या होता है, देखो, मोल्डिंग वैसे सांचे में डाल डाल करके जब करेंगे हम लोग, मोल्डिंग को डाल के जब सांचे में हम लोग करेंगे इसको पूरा, उसमें दिल्ला बनेगा, दिल्ला बनेगा।
तो हैंड मोल्डेड में एक चीज तो क्लियर है कि फ्रॉग होता है, फ्रॉग होता है। जानते हो मशीन मोल्डेड में क्या होता है? कभी चारा काटने वाली मशीन देखे हो, जहां पे गाय भैंसों का चारा काटते हैं हाथ से लोग? तो उसमें क्या होता है, हम चारा लगाते हैं, चारा एक आयताकार बक्से से बाहर निकलता है और अब खट से कट जाता है, फिर निकलता है, फिर कट जाता है। बस उसी तरीके से ईंट को भरते हैं, और उसमें ईंट जब आगे जाती है ना, तो एक ऐसे धागे, ऐसे तार जैसे चलते हैं, वो ईंट को बराबर ब्लॉक में काटते रहते हैं। तो ईंट को ब्लॉक में काटते जाएंगे, वहां से ईंट का मिट्टी गूंथा हुआ निकलता रहेगा। क्या उसमें दिल्ला बनेगा? तो मशीन मोल्डेड ब्रिक में नो फ्रॉग, ये चीज जान लेना, नो फ्रॉग यानी दिल्ला नहीं होता है मशीन मोल्डेड में। इसलिए इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि अब इसमें गड्ढा रहता है, तो इसकी एक स्ट्रेंथ तो मजबूत होती है, कौन सी वाली? ये सरकने में बड़ा मजबूत होता है, इसमें शियर की अच्छा बनता है। लेकिन यही यदि बात करें हम लोग कि क्या एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो मशीन मोल्डेड की, क्योंकि इसमें कोई गड्ढा वगैरह नहीं होता, तो ये काफी मजबूत ईंटें होती हैं। बात समझ आ रही ना? अब एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये सुखाई के, ये मोल्डिंग के प्रकार, मतलब हैंड मोल्डिंग भी आप कर सकते हैं। यदि मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाने का प्रयास करूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए ये टेबल मोल्डिंग हो रही है, ब्रिक मोल्डिंग टेबल पे हो रही है, ठीक है ना? यदि आप देख पा रहे हो इसको तो देखिएगा यहाँ पे, ये आपका टेबल मोल्डिंग हो रहा है। देखिए टेबल पर यहाँ पग्ड क्ले है, पग्ड मतलब गूंथा हुआ मिट्टी है, और यहाँ पर देखिए ये मोल्ड है, मोल्ड मतलब सांचा है यहाँ टेबल पे, ठीक है? सांचे में अभी मिट्टी भरी जाएगी। उसके बाद पैलेट, पैलेट मतलब क्या होता है? पैलेट मतलब होता है ना, जैसे ईंट को जब उसमें भर लिए, तो जिससे जिससे बनाते हैं ना, जैसे उल्टा करके छापते हैं दिल्ला, उसको स्टैक बोर्ड बोलते हैं। स्टॉक बोर्ड का मतलब होता है वो उस पर दिल्ला छापने वाला है। लेकिन छप गया ना, तो जानते हैं एक बड़ा सा बोर्ड लेते हैं, ईंट को ऐसे ऐसे पहले उस पर पटरा रखते हैं, उल्टा करके उसी मोल्ड को बाहर खींच लेते हैं, तो ईंट आ गई किस पर? एक पटरे पर, बड़े से पटरे पे। तो उस पटरे को, जिस पर ईंट को ढालने के बाद उतारा जाता है ताकि उसको ले जाकर रख दें सूखने के लिए, उस बोर्ड को हम लोग पैलेट बोर्ड बोलते हैं। बात समझ रहे ना? तो यह है टेबल मोल्डिंग वाला हिसाब किताब, ठीक है ना? अब एक चीज यहां पर जानिएगा, ये देखिए प्रोजेक्टेड फॉर फ्रॉग, ये देखिए स्टॉक बोर्ड है, मैंने बोला ना ये स्टॉक बोर्ड, स्टॉक ये बड़ा सा बना है, ये है छोटा सा, यही देखो ऊपर ये जो है ना उभरा हुआ ना, यही जाके वही ईंट में धंसता है मोल्ड में, तो वही ईंट में क्या बना देता है? दिल्ला बना देता है। तो ये प्रोजेक्शन फॉर फ्रॉग है, यानी फ्रॉग का प्रोजेक्शन। बात समझ आ रही ना? तो ये एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आता, जो बनाने वाला डायग्राम होगा मैं बताऊंगा, ये समझने के लिए मैंने दिखाया आपको, ठीक है? तो ये स्टॉक बोर्ड हो गया, और यहाँ पर ये पैलेट बोर्ड, हालांकि पैलेट बोर्ड स्टॉक बोर्ड से बड़ा होता है, स्टॉक बोर्ड छोटा होता है। ये देखो मोल्ड है, मोल्ड में जाके धंस जाएगा, कौन? स्टॉक बोर्ड। लेकिन पैलेट बोर्ड बड़ा होता है, तो ये भले ही आपको यहाँ टेबल पे छोटा दिख रहा हो, बट इससे बहुत बड़ा होता है पैलेट बोर्ड। बात समझ आ रही ना? क्लियर है सभी को बात? क्लियर कट? तो आपने यहाँ से ये सब डायग्राम देखा कि मोल्डिंग क्या होती है। अब मोल्डिंग के बाद यदि हम लोग बात करेंगे किसकी? ड्राइंग की। ड्राइंग करने के दो तरीके होते हैं ईंट को। ड्राई करने का मतलब होता है इसको केवल सुखाना, सुखाने का मतलब होता है इसको ले जाके आप सुखाइए। दो तरीके से सुखा सकते हैं, एक आप इसकी नेचुरल ड्राइंग कर सकते हैं, नेचुरल ड्राइंग कर सकते हैं इसकी, नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल कर सकते हैं भट्ठे में, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरीके से। ईंट को सुखाने की क्रिया को ईंट की बिस्किटिंग भी बोलते हैं। बिस्किटिंग का मतलब होता है हल्का सा सेकना, खाली जलाएंगे नहीं, अभी सिलिका नहीं पिघलेगी। देखो अब एकदम जो एकदम नरम अभी ईंट है, गीला गीला है, अभी ढाल के निकला है, उसको तुरंत जाके गर्म भट्ठे में डालना सही नहीं, पहले हल्का सुखा लो, थोड़ा कड़ा हो जाए, कड़ा होने के बाद पकाओ। कच्ची ईंटें जो होती है ना, वो सूखी हुई होती हैं, एयर ड्राइड ब्रिक्स होती हैं, उनको कच्ची ईंटें बोलते हैं। बात सुना रहे ना? तो जो कच्ची ईंटें होती हैं, उन ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है, उनकी सामर्थ्य बहुत कम होती है। अभी सामर्थ्यों पर बात आगे करनी है, अभी तो हम तुम्हें प्रोसेस समझा रहे हैं। तो ड्राइंग हो गया, उसके बाद आपकी अगली चीज आती है बर्निंग। बर्निंग का मतलब क्या होता है? ईंट को ले जाके जलाना। और जलाने की क्रिया में मैं तुमको बता दूं, जलाने की क्रिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है, देखो ये कौन सा है, ये जानते हो क्या है? ये है तुम्हारा क्या? ये है मशीन मोल्डिंग का हिसाब है, ये मशीन मोल्डिंग है। मशीन मोल्डिंग क्या होता है समझ लो। मशीन मोल्डिंग का मतलब है कि देखो यहां से ये चल रहा है ना, यहाँ पे ये क्ले इसमें से निकल रही है, हो सकता है स्पष्ट डायग्राम तुमको ना दिख रहा हो, यहाँ से मिट्टी का ऐसे निकल रहा है, और यहाँ वायर कटिंग फ्रेम लगा है,
यहाँ वायर ऐसे नीचे जाता है, ईंटों के ब्लॉक्स के रूप में काट देता। सपोज करो ये मिट्टी का ऐसे लंबाई में जा रहा है आयताकार, इसमें तारों से ऐसे काट दिया जाता है, ईंटें अपने साइड में कट जाएंगी। तो ये यहाँ से मिट्टी निकलती है और वायर कटिंग फ्रेम से फटाफट से निकल कर देखो यहाँ से ब्रिक निकलते हुए चली जाती है। इन ब्रिक को फिर ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग के बाद इसको बर्निंग कराने ले जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किस पर, बर्निंग के मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है पूरी बात, कोई भी दिक्कत यहाँ पर? एक चीज जान लीजिए, ईंटों को सुखाने का काम जो होता है 3 से 10 दिन तक होता है। मतलब मोल्ड में से ढाल के लाएं, इसको डालें, 3 से 10 दिन तक इसको ले जाकर के हम लोग सुखाते हैं। कई बार खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसको नेचुरल ड्राइंग बोलते हैं, और कई बार इनको ले जाके भट्ठों के कम तापमान पर सुखा लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका आर्टिफिशियल ड्राइंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब आपकी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बर्निंग। बर्निंग इंपॉर्टेंट है, ईंट को भट्ठे में ले जाके जलाना इज कॉल्ड बर्निंग। और बर्निंग के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है ना। बर्निंग के समय ही ईंट के सिलिका पार्टिकल्स आपस में पिघल करके ईंट को एक इवन स्ट्रक्चर देते हैं। इवन स्ट्रक्चर का मतलब एक मजबूत सघन पदार्थ में ईंट बदलती है, उसकी बर्निंग जब की जाती है, यानी उसको जब पकाया जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए, बर्निंग करने के दो मुख्य तरीके थे हमारे पास। मैं यहां से आपको थोड़ा सा समझा दूं। बर्निंग करने के हमारे पास दो तरीके थे। बर्निंग करने का हमारे पास दो तरीका था। एक था जो है सस्ता तरीका जिसको बोलते हैं क्लैंप, और दूसरा महंगा तरीका था जिसको बोलते हैं किन। अब एक चीज जान लीजिए, क्लैंप किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पजावा। पजावा मतलब एक तरीके से चूल्हा समझिए, और किन मतलब होता है क्या, भट्ठा। किन मतलब क्या होता है, भट्ठा होता है। बात समझ आ रही ना। अब पजावा क्या है, पजावा देखो गांव में चूल्हे की तरह बहुत बड़ा सा चूल्हा, 4 से 5 मीटर एक फेस ऊंचा रहता है। और 5 मीटर समझते हैं, बहुत ऊंचा हुआ, आपकी हाइट 1.5 मीटर है, तो 5 मीटर ऊंचा चूल्हा रहता है। उसमें जमीन पर ढाल 15 डिग्री की रखी जाती है लगभग, मैं डायग्राम भी दिखाता हूं। और उसमें पहले घास फूस ईंधन डालें, फिर वो सूखी ईंटों को रखें, फिर घास फूस ईंधन, फिर सूखी ईंटें, और फिर उनमें लगा देते हैं सबको लेयर बाई लेयर लगा के, सब में लगा देते हैं आग। और जब वो आग ठंडी होती है 3 से 4 महीने तक जलता रहता है, तब देखो यहाँ पे बर्निंग ऑफ ब्रिक इन क्लैंप और पजावा। पजावा इंग्लिश में भी बोल देते हैं कई बार, हिंदी में भी नाम पजावा ही है, और क्लैंप उसको इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखो ये एक ब्रिक वॉल है, एक ईंट की दीवार बनी है जिसकी हाइट 3 से 4 मीटर है ना, 3 से 4 मीटर। और मीटर के बाद ये ऐसे तिरछे तिरछे ईंटें लगाई गई हैं, और उसमें कुछ फ्यूल भरा गया है, ठीक है ना, लकड़ी है, चिप्स है, घास फूस है, सब भरा गया है। और उसके बाद लेयर ऑफ ब्रिक्स, इसमें ईंटों के ये चट्टे लगे गए हैं, और यहाँ पर फिर से उसके ऊपर से मिट्टी जो है वो पूरा ढांक दिया गया। ये देखो पूरा मिट्टी से इसको ढांक दिया गया। ढांकने के बाद, और ये 15 डिग्री की ढाल पर ऐसे लगाया जाता है ताकि इनको निकालने में आसानी हो और पहनाने में भी आसानी हो। इसके बाद इसमें आग लगा दी जाएगी। भट्ठा 3-4 महीनों के बाद इसमें जलना और फिर ठंडा होना, दोनों चीजें सम्मिलित हो। भट्ठा जलता है, ईंटें पकती रहती हैं, और जलने के बाद जो 3 से 4 महीने लग जाते हैं ठंडी होकर के ईंटें आपके हाथ में आने में, काफी ईंटें तो ज्यादा जल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। केवल 50% ब्रिक्स ही 50% ब्रिक्स ही ठीक ठाक निकल पाती हैं। लेकिन बहुत सस्ता तरीका है, इसलिए आज भी सबसे चीपेस्ट तरीका है, सस्ता तरीका है, इसलिए आज भी इसका प्रयोग कहीं कहीं पर छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर इसका काम आज भी क्या कर लिया जाता है, किसका, क्लैंप, ईंटों की बर्निंग के लिए। लेकिन ईंटों की बर्निंग के लिए जो मुख्य तरीका होता है वो होता है क्या, आपका भट्ठा यानी किन। और किन जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे भट्ठे जो लगातार एक तरफ से ईंट गया, सुखाई पकाई होके निकलता आ रहा है ठंडा होकर के, और एक होता है पहले सुखाई होगी, फिर वहां से निकलेगा, फिर जाएगा, फिर उसका पकाई होगा, फिर वहां से जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर ये प्रक्रिया में भट्ठे लगे रहते हैं। इस आधार पे भट्ठे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरमिटेंट किन, एक होता है इंटरमिटेंट किन, यानी इसको बोलते हैं असतत भट्ठा, असतत भट्ठा, ठीक है ना, असतत। और एक होता है कंटिन्यूअस किन, यानी सतत, ये लगातार काम करता है। कंटिन्यूअस किन यानी ये लगातार काम करता है, इसको बोलते हैं सतत भट्ठा, सतत भट्ठा। तो एक चीज जान लीजिए, इंटरमिटेंट किन वो भट्ठे होते हैं जिनमें एक बार में एक प्रक्रिया होती है और इसमें लगातार प्रक्रम नहीं चलता रहता है। जबकि जो ये कंटिन्यूअस किन होते हैं इनमें काम लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं। कुछ सेमी कंटिन्यूअस भी होते हैं,
जिनको बरसात में एनी हाउ बंद करना पड़ता है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ किन इज बुल ट्रेंच किन। ठीक है ना। तो भट्ठों के यदि एग्जाम्पल के लिए तो हमने दोनों के बारे में बताया। देखिए ये भट्ठे उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि ये इनमें काम प्रभावित रहता है, यूनिट प्रभावित रहती है और डिपेंडेंसी रहती है। जब तक सूखेगा नहीं पूरा तब तक एक साथ पकेगा नहीं पूरा, ऐसा प्रक्रिया में ये भट्ठे फंसे रहते हैं। अब ये भट्ठे जो कंटिन्यूअस किन होते हैं उनमें से आपके एग्जाम में बार बार एक भट्ठे का डायग्राम बनाना और उसके बारे में लिखने के लिए भी पूछता है, जो होता है बुल ट्रेंच किन। जो आपका पजामा क्या होता है ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। लेकिन ये बुल का खाई वाला जो भट्ठा है जिसको बुल ट्रेंच किन कहते हैं, हिंदी नाम इसका जो है वो है बुल का खाई वाला भट्ठा। बुल ट्रेंच किन इसको बोलते हैं बुल का खाई वाला भट्ठा। अब क्यों ये नाम पड़ा, तो किसी को ऐसा, अभी आप सिविल इंजीनियरिंग में घुसे हैं कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि जिसको जो चीज जैसी दिखी उसका नाम वो लोग रख दिए। ठीक है ना। तो बुल का खाई, खाई मतलब होता है ट्रेंच। तो खाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन के तल से नीचे खोदा जाता है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे रहता है। देखेंगे आप ध्यान से यहाँ पे यदि, तो देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है आपका, ये एलिवेशन है, एलिवेशन देख रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल है। प्लान एलिवेशन सेक्शन क्या होता है ड्राइंग में, यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको भी पढ़िए। ये जमीन का लेवल है, जमीन के लेवल से नीचे खोदा गया है और थोड़ा ऊपर तक ऐसे बना। तो ज्यादातर हिस्सा इसका डेढ़ से नीचे तक और का जो हिस्सा है 2.3 मीटर तक वो नीचे है जमीन के, थोड़ा हिस्सा बाहर है और ऊपर चिमनी लगी हुई है। चिमनी मूवेबल है, मतलब चिमनी घूमती रहती है इधर से उधर और कलेक्ट करती रहती है। इसमें होता क्या है, अंदर एक दीवार होती है जिसको इनर वॉल बोलते हैं। इनर वॉल प्लान में देख रहे हैं, प्लान मतलब इसको ऊपर चढ़ के ऐसे छत, अच्छा आप अपना घर एक तो खड़े होकर सामने से देखते हैं, एक छत पे चढ़ के नीचे, तो छत पे देखेंगे तो अंदर कमरे उमरे सब समझ में आते हैं। ये छत से देख रहा है, इसको प्लान बोलते हैं। देखो ये प्लान है, ये सेक्शन है। तो अब यहाँ पर जब ये इनर वॉल है ना, इनर वॉल, ठीक है ना, और ये आउटर वॉल है। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि कहीं पर देखो ये इम्प्टी प्लेस है, मतलब इन दोनों के बीच में इम्प्टी प्लेस है। फिर यहाँ पर ईंटों को लोडिंग करने के लिए लोडिंग है, कच्ची ईंटों को डाला गया। फिर यहाँ से हीटिंग हो रही है, यानी प्री हीटिंग बोलते हैं। प्री हीटिंग का मतलब होता है ईंटों में यहाँ तापमान हल्का है, फिर यहाँ जाकर के तापमान जलना शुरू हुआ, फिर यहाँ ठंडा होगा, फिर अनलोड कर लिया जाएगा। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए ये दो हिस्से हैं, यहाँ लोड अनलोड दोनों होगा, ईंटों को डालना फिर यहीं से यहाँ से जाके निकालना, फिर इम्प्टी प्लेस, फिर लोडिंग, फिर हीटिंग, फिर बर्निंग, फिर कूलिंग। तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। इसमें जगह जगह पर इसके अंदर डालने के लिए फ्यूल होल्स का मतलब होता है ईंधन के लिए छिद्र बने रहते हैं ईंधन डालने के लिए। ये आउटर वॉल है, ये डैम्पनेस इन आयरन प्लेट्स, मतलब यहाँ पर कुछ प्लेट लगी रहती हैं जिनमें जो एक तरीके से डिवाइडर का काम, चैम्बर मतलब भाग। अच्छा एक चीज बताओ, हमने देखा ये पूरा एक सेट हुआ, अनलोडिंग से लगाए एक सेट हुआ, ऐसा दूसरा सेट भी है, ऐसे कई सेट हो सकते हैं। लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। चिमनी का काम होता है, चिमनी एक तरीके से लंग्स का काम करती है, फेफड़े का काम। इसको ऑक्सीजन, देखो बंद भट्टी के अंदर आग जलती है तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, चिमनी ऑक्सीजन देता है और खराब गैसों को बाहर निकालता भी रहता है। बात समझ रहे हैं। तो चिमनी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ताकि अंदर जमीन के अंदर है तो आग जलती रहे और प्लस खराब गैसें बाहर निकलती रहे। ये बुल का खाई वाला भट्ठा है, चूंकि ये जमीन के अंदर रहता है तो कई बार बारिश की स्थिति में इसमें पानी भर आता है, इसलिए बरसात में ऐसा भट्ठा अक्सर बंद करना पड़ता है। कौन सा, बुल का खाई वाला भट्ठा। ये आसान है, ये एक तरीके का सेमी कंटिन्यूअस यानी अर्ध निरंतर भट्ठा, सेमी कंटिन्यूअस किन कहा जा सकता है, सेमी कंटिन्यूअस किन कहा जा सकता है। ठीक है ना। और दूसरा है आपका हाफमैन किन्स। ये आपसे एग्जाम में बनाने के लिए नहीं पूछता लेकिन पूछ भी दिया तो आप बना दीजिएगा। देखिए ऊपर चिमनी लगी हुई है, ऐसे अंदर का जो प्रक्रम है वो कैसा है, देखिए ऊपर यहाँ चिमनी लगी है, दरवाजे वगैरह लगे हैं, चिमनी दिख रहा है, तो ये सामने से दिख रहा है। जब इसको ऊपर चढ़ के देखेंगे तो इसमें सेंटर में चिमनी होती है, सेंटर में चिमनी लगी रहती है। इसमें सारे ब्लॉक वगैरह बने, इसमें ये नहीं दिखाएगा कौन कहाँ है। इसमें भी प्रक्रिया वही याद रखना, लोडिंग अनलोडिंग, उसके बाद प्री हीटिंग, 4 चीजें होती हैं। कोई भी भट्टा हो उसमें चैम्बर बना लेना, तुमको एग्जाम में बनाने का तरीका, लोडिंग या अनलोडिंग के लिए एक भाग बनेगा, ये याद रह गया, तुम भट्टे का डायग्राम बना लोगे। बस ये ध्यान रखना कि हाफमैन वाला जो बनाना वो गोल बनाना, अब बुल वाला जो बनाना वो ऐसे अंडाकार इलिप्टिकल बनाना। ठीक है ना। तो लोडिंग अनलोडिंग 4 चैम्बर मुख्य रूप से होंगे, लोडिंग अनलोडिंग,
दूसरा चैम्बर जो आपका होगा प्री हीटिंग, मतलब जलाने से पहले हल्का गर्म करना ईंटों को ताकि अचानक से ना फटे। तीसरा होता है उनकी बर्निंग, और चौथा उसमें होता है जो वो कूलिंग। इतनी हर भट्ठे में चीजें होती हैं, वहीं से ईंटें क्या होती हैं आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो ये ऐसे करके घूमता हुआ लोडिंग अनलोडिंग, फिर प्री हीटिंग, उसके बाद बर्निंग और कूलिंग, ये प्रक्रिया कई चैम्बर में लगातार चलती रहती है। ठीक है ना। अभी तक हमने ब्रिक का क्या पढ़ लिया, आपका पूरा बर्निंग वर्निंग यानी मैन्युफैक्चरिंग तक का प्रोसेस हम लोगों ने पूरा देख लिया कि क्या होता है। आप लोगों को आई होप कि कोई दिक्कत इसमें अभी तक नहीं आई होगी, सुनने में आपको क्लियर होंगी बातें। ठीक है ना। अब यदि यार मैन्युफैक्चरिंग यदि पूरी समझ गए होगे तो तुम अब तक देखो क्या क्या समझे, मैं तुमको एक हल्के हाथ से दिखा देता हूं। जानते हो तुम कहां पहुंच चुके हो? तुमने पढ़ा अभी तक, देखो ध्यान से यहाँ पे, तुमने क्या पढ़ा अभी तक? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग पढ़ लिया, हाफमैन किन्स तक तुम पढ़ लियो, प्रोसेस ऑफ बर्निंग, साइज एंड वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। साइज तो स्टैंडर्ड ब्रिक का बता दिए, वेट जान लो बस 3.2 लगभग 3 kg तुम मानना, 2.75 से लेकर 3.2 तक होता, तुम 3 kg मानना स्टैंडर्ड साइज। अब हम लोग को बात करना है, ट्रेडिशनल ब्रिक बताई थी क्या होती है, जिसकी साइज मैंने बता दिया। अब हमें आना है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती है, सीएलसी, यानी टाइप्स ऑफ ब्रिक को थोड़ा सा डिफाइन करना है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक पर। ठीक है ना। तो अब हमारा जो हिसाब किताब है वो पूरा देखो, यहाँ पर थोड़ा उल्टा सीधा प्रकरण लिखा है, सारा ब्रिक का टाइप बता दिया, फिर बोला है ओनली लाइन डायग्राम ऑफ किन, यानी भट्ठों के रेखांकित डायग्राम, ये लास्ट में लिखा है। लेकिन हम लोग भट्टों का रेखांकित डायग्राम देख चुके हैं कैसे बनाना है, उसमें किन चीजों का ध्यान रखना। तुम किताब का हुबहू छापने की कोशिश मत करना, तुम किताब का हुबहू छापने की कोशिश मत करना। तुम क्या कोशिश करोगे, तुम जो देखे हो वो चीजें उसमें होनी चाहिए। डायग्राम सुंदर लगे न लगे, अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद आप कहा था इतनी टाइप्स की ब्रिक का, तो हम ब्रिक के टाइप पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो ब्रिक के टाइप को हम लोग बहुत ज्यादा है, आगे जेई में कभी पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बताना पड़ेगा, डिप्लोमा में उतना है नहीं, लेकिन चलो ब्रिक के टाइप पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पर, टाइप्स ऑफ ब्रिक पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, यानी ईंटों के प्रकार पर बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रिक पर बात कर लेते हैं। तुम्हारे सिलेबस में जो जो नाम लिखे हैं, तो क्लासिफिकेशन अभी करेंगे वो तो अलग है, टाइप यहाँ क्लासिफाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिंपल कुछ ब्रिक के नाम ले रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके नाम लेते हैं। एक लिया हमने स्टैंडर्ड ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक। दूसरा हमने क्या लिया, कन्वेंशनल ब्रिक, या जिसको बोलेंगे ट्रेडिशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक। और उसके बाद तीसरा हमने नाम ले लिया आपका, अच्छा स्टैंडर्ड का है या इसी का दूसरा नाम मॉड्यूलर ब्रिक भी है, ये ध्यान रखिएगा, नाम बदले तो परेशान मत होइएगा। मॉड्यूलर मतलब जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल में हो उसको मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है ना। उसके अलावा एएसी और सीएलसी, एएसी और उसके बाद चौथा आता है सीएलसी, ये सभी ब्रिक के मटेरियल है जिनसे ब्रिक बनता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है पेवर ब्रिक, जिसका नाम लिखा है सिलेबस में, मैं उतना आपको कम से कम डिस्कस करना चाहूंगा, पेवर ब्रिक्स। उसके बाद क्ले फ्लाई एश का ब्रिक होता है, क्ले फ्लाई एश ब्रिक। और उसके बाद आपका आ जाता है 7वें नंबर पर जो आता है जिसको सन ड्राइड भी बोलते हैं, जिसको कच्चा ईंट भी बोलते हैं, सन ड्राइड। और उसके अलावा सन ड्राइड के अलावा एक दो ईंटें और हैं जिनको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, हैं तो और भी यार, लेकिन अभी इतने से समझो, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ये सब तुम्हारे सिलेबस में नाम तुमको मिल जाएगा, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे, सबके बारे में तुमको सब समझ में आ जाएगा। और एग्जाम टाइम लिखना कैसे उस पर चर्चा भी बाद में करेंगे। ठीक है ना। ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होता है, मैं एक एक के बारे में बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में। ठीक है ना। ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होती है, तो देखो इसकी साइज जो होती है जगह जगह पर प्लेस टू प्लेस बदलती जलती, जनरली इसकी साइज 23 गुणा 11.4 गुणा 7.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ये जगह जगह पर साइज ऊपर नीचे हो सकता है, ये पुराने समय से चली आ रही ईंटें होती है। दूसरा आपका पहला ट्रेडिशनल ब्रिक बताया हूं। स्टैंडर्ड ब्रिक के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि मानक ब्रिक जो होती हैं उनका साइज 19 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर होता है, ये इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा रिकमेंडेड है। ठीक है, इनके बारे में इतनी ही बातें होती हैं। और उसके बाद आता है एएसी, इसका पूरा नाम जानते हैं, ऑटोक्लेव्ड एयरेटेड कंक्रीट होता है, इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव्ड
एयरेटेड कंक्रीट। कभी तुमने कंक्रीट की ईंटें देखी हैं? सड़क पर सीमेंट के कलर की ईंटें जो कंक्रीट जैसी दिखती हैं उनको बोलते हैं ऑटोक्लेव्ड एयरेटेड कंक्रीट। ये क्या होती है ना, ये काफी हल्की होती है अंदर से। इसमें दूसरी बात, इसमें इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब ये कुशन का काम करती हैं। ये भारी नहीं होती हैं, बड़ी ही हल्की, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली ईंटें होती हैं। बात समझ आ रही है? इनको असल में हम लोग एएसी ब्लॉक बोलते हैं। एएसी ब्लॉक होते हैं, वो नॉर्मल ईंट की तुलना में बहुत ज्यादा हल्की होती है। बात समझ आ रही है? नॉर्मल ईंट की तुलना में आजकल इनका प्रयोग भी किया जा रहा है मकान बनाने में। इससे जो दीवारों को लोड नहीं लेना है, हल्की दीवारें बनानी है, उनमें एएसी ब्लॉक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ये ईंटों की तुलना में साइज में बड़े होते हैं, इसलिए मसाले की खपत भी इनमें क्या होती है? कम होती है। दूसरा होता है सीएलसी, जो आपका अगला है सीएलसी। सीएलसी का पूरा नाम क्या होता है? सेल्यूलर लाइट वेट कॉन्क्रीट। सेल्यूलर लाइट वेट कॉन्क्रीट का मतलब होता है इसमें रहेंगे वो सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट, यानी ये ऐसी ईंटें होती हैं जिनमें होल्स रहते हैं, जिनमें जो और हल्की रहती हैं। ये भी लाइट वेट एक तरीके का है, नाम होता है। देखो वो पदार्थ के आधार पर वो हल्के पदार्थ से बनी है, ये हल्के पदार्थ से बनी है एयरेटेड। लेकिन सीएलसी जो होता है ना, उसमें ऐसे टाइप के छोड़े गए रहते हैं, ऐसे टाइप्स का उनको बनाया गया रहता है कि उनमें छोटा छोटा सा रहता है, फोम्स क्रिएट कर देते हैं हम लोग। तो फोमी स्ट्रक्चर बनाने की वजह से वो हल्का हो जाता है। तो बनावट में अंतर होना और प्लस उसके अंदर सेलुलर होना, तो उस वजह से हल्का होना। बस दोनों का नाम तुम याद रखना, इसके बारे में तुमसे कभी ये नहीं पूछेगा ये क्या होता है। अब एक आती है पेवर। पेवर का मतलब ही होता है पेवमेंट से। पेवर का मतलब होता है पेवमेंट। पेवमेंट समझते हैं किसको बोलते हैं? सड़क की सबसे ऊंची सतह। कभी ईंटों का खड़ंजा देखे हो? उन ईंटों को बोलते हैं पेवर ईंटें। हालांकि कहो सर उस ईंट में इसमें अंतर क्या है? लगाने को तुम यही ईंट वहां भी लगा दो, लेकिन सड़क के खड़ंजे के लिए जो अलग से ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका वियरिंग रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जो जल्दी घिसती नहीं है, उन ईंटों को बोलते हैं पेवर ब्रिक्स। ठीक है ना? पेवर का मतलब ही होता है कि ऐसी ब्रिक जिनका प्रयोग सड़क के टॉप लेयर के रूप में किया जाए, बिछाने के लिए, यानी सोलिंग के लिए किया जाए। ठीक है? उसके बाद क्ले फ्लाई एश क्या होती है? एक चीज आप जान लीजिएगा कि कभी भी हम लोग बिजली वगैरह का उत्पादन जब करते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट के अलावा थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं। थर्मल पावर प्लांट वहां जहां कोयले को जला करके उसके भाप से, मतलब जो बिजली कोयले जलाते हैं उसकी गर्मी से पानी को गर्म करते हैं, उससे टरबाइन चलती है। ठीक है ना? भाप से, बॉयलर से। तो जो कोयला जलता है वो बड़ी भारी मात्रा में क्या क्रिएट करता है? फ्लाई ऐश क्रिएट करता है। उस फ्लाई ऐश की जो ईंटें बनती हैं उनको बोलते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक होता है। चूंकि बहुत भारी मात्रा में कोयले की राख जनरेट होती है तो उसको कहीं ना कहीं खपाना जरूर है, नहीं तो उसके पहाड़ बन जाएंगे, उसका हम करेंगे क्या? तो इसलिए इन ईंटों का प्रयोग जो है, ये ईंटें अच्छी होती हैं, लेकिन उनमें जो मेजर चीजें होती हैं वो होता है कि इनमें फ्लाई ऐश की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना? इसके अलावा ये ईंटों को प्रयोग करने में ना, इनके अंदर खास बात क्या होती है कि इनमें मसाला कम लगता है, या आसानी से क्या होती है? चिपक जाती हैं। इसके अलावा सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं। सन ड्राइड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? सन ड्राइड का मतलब होता है ऐसी ईंटें जो केवल सुखाई गई हो, जिनको पकाया ना गया। ऐसी ईंटें जिनको केवल सुखाया गया हो, पकाया ना गया हो, उनको सन ड्राइड ईंटें कहते हैं। इनको कच्ची ईंटें भी कह सकते हैं। इनको पकाना नहीं है तो ये क्या होती हैं? सिंपल तरीके से स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लगभग 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से कम इनकी स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद आपका आ जाता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होता है? ऐसी ईंटें जो, इनको हिंदी में बोलते हैं अग्निसह ईंटें। इनको क्या बोलते हैं? अग्निसह ईंटें। देखो मैं इसके बारे में ना बहुत ज्यादा बोल सकता हूं क्योंकि ये जेईई में बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे लिए बस इतना जानो, ऐसी ईंटें जो ज्यादा तापमान सहन कर सकती हैं। ज्यादा जनरली जो ईंट होती है, जानते हो ईंट की बर्निंग जो पीछे पूरा भट्टे में जलाया जाता है, ईंट की बर्निंग 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। कई बार अगर रेंज पूछो तो 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे ईंटें पका दी जाती हैं। लेकिन ये ईंटें जो होती हैं, इनकी पकाई 1800 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे होती है और ये झेल सकती हैं 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आराम से। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वो ईंटें होती हैं जो हाई टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती हैं, और इनका प्रयोग हम लोग चिमनियों की दीवारों का या उनके लाइनिंग के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। इसमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के भी टाइप हैं, एसिड रिफ्रैक्टरी, बेसिक रिफ्रैक्टरी, तमाम तरह की ईंटों के टाइप भी होते हैं।
अब हम लोग अभी ब्रिक का अभी और भी टाइप पढ़ेंगे। ब्रिक में और भी यदि हम लोग प्रकार पढ़ें तो एक ईंट होती है परफोरेटेड। परफोरेटेड ब्रिक्स क्या होती है 9 नंबर पे देख लेते हैं यदि हम लोग। परफोरेटेड 10 नंबर पे होता है आपका हॉलो। तो ये सब अब तुम ब्रिक्स का नाम जान लो। वैसे मैं बहुत टाइप अभी बता दूं, अभी अब मैं एक ही में सब मिक्स कर दिया हूं तुम्हारे लेवल पे, लेकिन वैसे ईंटों को बांटने के कई आधार हो सकते हैं। मैं तुमको एक चीज बता दूं हल्का सा, परफोरेटेड ब्रिक्स का मतलब होता है छिद्रित ईंटें। छिद्रित मतलब ऐसी ईंटें जिनमें छोटे छोटे 20-20 mm के होल बने हों। ये भी लाइट वेट होती हैं, ये मिट्टी की ही होती हैं, इनमें कोई अलग पदार्थ नहीं यूज होता है, लेकिन होल बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं तुम ऐसे देख सकते हो इनको, इनको ऐसे देख सकते हो तुम। ये देख रहे हो परफोरेटेड ब्रिक्स के बारे में, परफोरेटेड ब्रिक्स देख रहे हो, इनमें बीच बीच में होल है। इनका क्या काम होता है, ये इंसुलेटर का काम करती है, बहुत अच्छा इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब इन ईंटों को तुम अगर कहीं पर लगाओगे ना तो आर पार आवाजें नहीं पास होती। कहोगे सर बड़ा बेवकूफ आदमी है, एक तो छेद कर दिए ऊपर से कर आवाज नहीं जाएगी। बेटा तुम एक चीज को समझ लो, तुम्हारी आवाज की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो जितना ही डेंस मटेरियल होता है, जैसे अगर ध्वनि की गति पूछे कहाँ ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा स्टील में होती है, उससे कम पानी में, उससे कम हवा में। तो जितना ही डेंस पदार्थ होता है ना, उसमें उतना ही तेज आवाज गूंजती है। जैसे तुम्हारा पक्का मकान हो तो घर के अंदर एक कील मारना ही पक्के मकान में पूरा घर हिल जाएगा, लेकिन यदि वही मिट्टी का घर हो, कच्चा मकान हो, कील मारोगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कील मारा गया। तो साउंड की जो तेजी होती है वो घने चीजों में ज्यादा होती है, इसलिए परफोरेटेड ब्रिक्स इंसुलेटर के लिए यानी ध्वनि रोधक के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। लाइट वेट होती है तो पार्टीशन वॉल में भी अच्छा काम करती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है जैसे हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स क्या होती है, देखो इसमें 2 ही या 3 बड़े बड़े होल होते हैं, उनमें छोटे छोटे कई थे, इनमें बड़े बड़े 2 या 3 होते हैं, तो इनको हॉलो ब्रिक्स बोलते हैं। अभी मैं ईंटों का क्लासिफिकेशन करूंगा, स्टैंडर्ड बीआईएस क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन करूंगा, तो वो दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इन पर केवल टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। सपोज सिंपल बोल दिया परफोरेटेड ब्रिक्स पर टिप्पणी लिखे, तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन आगे जो पढ़ाने वाला हूं, अब शुरू होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, उसके बाद ब्रिक पर टेस्टिंग, उसके बाद चैप्टर लगभग खत्म होने वाला रहेगा। एक लेक्चर और लगेगा, ब्रिक पूरी तरह से फिनिक्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर आपका कमेंट अच्छा गया इस वीडियो पे तो यकीन मानिए अगला वीडियो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे कमेंट डालिए, पढ़ रहे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए, उससे हम मोटिवेटेड होते हैं, हम और ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम टाइम में हम आपके साथ रहेंगे, और उस तब तक के लिए आपका प्रेम कितना बना है वो निर्भर करता है। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।